हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जुलाई 2023 जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर 7 जनवरी 2022 का पेपर देखेंगे। तो आज हम लोग इसमें ईवीएस के टोटल 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दिख रहा होगा, उससे भी आप लोग ज़रूर प्रेस करें। और सीटेट के नाम पे प्लेलिस्ट भी बना हुआ है ईवीएस, सीडीपी और हिंदी का, तो आप लोग वहाँ पे जा कर के सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम लोग ईवीएस टोटल 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। और जहाँ तक प्रीवियस ईयर की बात है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस जो एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिया जा रहा है, इसे भी आप लोग करके यदि एग्ज़ाम में जाते हैं तो भी आप लोगों को कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लगभग क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप लोगों को बहुत ही आसानी होगी एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। लखनऊ रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी कितना है? 504। मान के चलिए यहाँ लखनऊ रेलवे स्टेशन है और यहाँ आपका दिल्ली रेलवे स्टेशन है, बीच की दूरी कितना है? 504 किलोमीटर है। और इस दूरी को जो है कवर करने में आपको टाइम जो लगता है, कितना टाइम लगता है? टाइम लगता है आपका 7 घंटा में तय कर लेती है। तो पूछा जा रहा है कि चाल क्या, एवरेज मतलब कि स्पीड पूछा जा रहा है, और स्पीड भी आपका मीटर प्रति सेकेंड में पूछा जा रहा है। तो चाल बराबर होता है डिस्टेंस अपन टाइम, तो 504/7 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या कर देना है? गुना कर देना है। तो इसको गुना कीजिएगा, जब काटिएगा तो क्या हो जाएगा? 7 7 49, 7 दूना 14, 72, 18 चौका 72, 5 20। तो 20 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है। कितना? 20 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ईवीएस में 1 या 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन लगभग आपका जो है 1 या 2 क्वेश्चन आपका मैथ से रिलेटेड रह जाता है, और 1-2 क्वेश्चन आपका रीजनिंग में डायरेक्शन से रिलेटेड रह जाता है। तो उसे आप लोग आसानी से ईजिली कर सकते हैं, बहुत ही आसान होता है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कोई बच्ची एक्स पर है, कहाँ पे है? कोई बच्ची है कहाँ पे? एक्स पे है, और वह अपनी सहेली के साथ वाई पर स्थित है के साथ खेलना चाहती है। तो कोई बच्चा एक्स पर है, वह अपनी सहेली के साथ जो वाई पर स्थित है के साथ खेलना चाहती है। मतलब वाई पे, मतलब कि वह खेलना चाहती है। इसके लिए पहले ओ पर पहुंचती है। तो बच्ची कहाँ पे है? एक्स पर स्थित है और वह पहले ओ पे जाएगी। तो एक्स के ठीक दक्षिण में 40 मीटर दूरी पर है ओ। कहाँ? तो x के दक्षिण में, नीचे हो गया दक्षिण, 40 मीटर दूरी पर है। अब फिर इसके पश्चात ठीक पूरब दिशा में, पूरब हो गया इधर, तो पूरब दिशा में वह 30 मीटर, तो 30 मीटर वह चले गया, तो अब पहुंच गया कितना? y पर पहुंच गया। अब पूछ रहा है कि x और y के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो इसका डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 40 का स्क्वायर करेंगे प्लस 30 का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट कर देंगे। 40 का कितना हो जाएगा? 1600 हो जाएगा, प्लस 3 3 900 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा कितना? 16 9 25, 00 हो जाएगा, रूट अंडर होगा, तो यहाँ से बाहर निकल के आ जाएगा कितना? 50 निकल के आ जाएगा। अब पूछ रहा है क्या, वाई के सापेक्ष, वाई के सापेक्ष एक्स किधर है? ऊपर की तरफ है, तो उत्तर और किधर हो जाएगा? पश्चिम। तो 50 मीटर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर और पश्चिम, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। उत्तर और पश्चिम कितना हो जाएगा आपका? 50 मीटर। इस तरह से आप लोग ऐसे डायग्राम बनेगा, तो आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पे x हो जाएगा, o हो जाएगा, y हो जाएगा, बीच का डिस्टेंस आपका निकल जाएगा 50 मीटर, और x किधर है? तो y से ऊपर, यानी कि उत्तर और पश्चिम दिशा की ओर है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्लॉथ के बारे में, है कि स्लॉथ के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर सही कथन को चुनिए। तो स्लॉथ के बारे में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, स्लॉथ लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में लगभग 8 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्लॉथ के बारे में 40 वर्ष तक जीते और 8 वृक्षों तक वह 8 वृक्षों में भ्रमण करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जंगलों के ज़्यादा कटने से निम्न में से क्या स्थितियाँ संभावित है? अगर जंगल ज़्यादा कटेंगे
तो जंगल के ज़्यादा कटने से क्या स्थिति मतलब कि सामने आ सकती है, वही आपको बताना है। आसपास की जगह ज़्यादा ठंडी होगी, अगर जंगल क्या कट जाएंगे तो आसपास की जगह क्या ठंडी हो जाएगी, बिल्कुल गलत बात है। और वहाँ पे क्या हो जाएगी, गर्मी का प्रकोप बढ़ जाएगा। वर्षा जल का रिसाव कम होगा, ये सही बात है। वर्षा जल का रिसाव क्या होगा, बिल्कुल ही कम हो जाएगा अगर पेड़ पौधे कटने लगेंगे। बहुत वर्षा जल मृदा को बहा ले जाएगा, ये भी सही बात है, क्योंकि वृक्ष लगाने से मृदा अपरदन क्या होती है, कम होती है। मृदा की कटाई जो है ना कम होती है मृदा की। तो इस तरह से जब मतलब कि लकड़ी ही कट जाएंगे, वन ही कट जाएंगे, तो इससे जो है वर्षा जल क्या करेगा, वर्षा जल करेगा क्या, मृदा को अपने साथ जो है बहा कर ले जाएगा। उसके बाद भौम जल स्तर बढ़ जाएगा, ये बिल्कुल गलत बात है। यदि पेड़ पौधा कटने लगेगा तो भौम जल स्तर बिल्कुल ही घटेगा। इस तरह से आपका बी और सी, तो बी और सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बी और सी देख लीजिए आप लोग किस में है, तो यहाँ पे बी और सी आपका ऑप्शन में मतलब कि दिया नहीं है, तो बी और सी जो है आपका यहाँ पे चौथा ऑप्शन में आता है। तो इस तरह से बी और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में इस तरह से होगा, तो बी और सी ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, तो एक तरह से फिर यह मानचित्र से रिलेटेड क्वेश्चन है। कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तकें में छपे गोलकुंडा किले मानचित्र में 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर है। तो फतेह दरवाजे के पटनचेरी दरवाजे की दूरी 154 से मतलब कि 15.4 सेंटीमीटर है। तो ज़मीन पर इन दोनों दरवाज़ों के बीच की कम से कम दूरी क्या होगी। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर दिखा रहा है मानचित्र पे, तो 15.4 सेंटीमीटर बराबर कितना दिखाएगा, डायरेक्ट इससे गुना कर दीजिए आप लोग, तो 15.4 हो जाएगा। इस पॉइंट को हटाइएगा तो नीचे 1 0 आ जाएगा, इससे काट दीजिए तो आ जाएगा कितना 1694 हो जाएगा। बट इसको क्या कहता है किलोमीटर में, सारा में ऑप्शन आपका किलोमीटर में है, तो किलोमीटर में निकालने के लिए 1000 से डिवाइड कर दीजिए। 1000 से डिवाइड कीजिएगा, 3 डिजिट के बाद आपका पॉइंट आ जाएगा 1.694। आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य है। तो आपको बताना है कि जो मिजोरम है उसके जो है निकट में आपको बताना है कि मतलब कि 3 राज्यों के नाम जो है आपके क्या करना है, 3 राज्यों के नाम। इस तरह से आप भारत का नक्शा होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है इस तरह से कुछ सही से बन नहीं रहा फिगर, तो इस तरह से एक बार और ट्राई करते हैं आप लोगों के सामने। तो इस तरह से होता है ऐसे, और यहाँ पे इस तरह से इस टाइप का रहता है। तो यहाँ पे आपका मिजोरम का जो है आपको पूछा जा रहा है कि निकटवर्ती 3 राज्यों का नाम पूछा जा रहा है। तो इस तरह से जब मिजोरम की बात आती है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, मिजोरम हो जाता है। और मिजोरम के ठीक नीचे यहाँ पे जो है इस तरह से त्रिपुरा आ जाता है। तो त्रिपुरा और मिजोरम क्या होता है, सटा हुआ है। और उसके बाद यहाँ आपका क्या हो जाता है, असम हो जाता है। यहाँ पे असम हो गया, और आपका यहाँ पे जो है क्या हो गया, मणिपुर आ गया। तो मिजोरम है यहाँ पे, तो मिजोरम का सटा हुआ कौन हो गया, त्रिपुरा, असम और मणिपुर। तो इस तरह से मिजोरम का सटा हुआ त्रिपुरा, असम और मणिपुर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य या संघ शासित प्रदेशों में पहाड़ों पर जंगलों के निवासियों की ग्राम सभा पंचायत एक विशेष सभा में लॉटरी निकालकर यह निश्चित करती है कि किस परिवार को उस साल खेती की कितनी ज़मीन मिलेगी। तो इस तरह का मतलब कि कहाँ पे किया जाता है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में, वही आपको बताना है। तो इसका मिजोरम बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा कि मिजोरम में क्या किया जाता है, पहाड़ों पर जंगलों के निवासियों की ग्राम सभा के एक विशेष सभा में लॉटरी निकालकर यह निश्चित मतलब कि वहाँ पर लॉटरी निकालता है किसानों के लिए, और किस परिवार को उस साल खेती के लिए कितनी ज़मीन मिलने चाहिए, इसके लिए लॉटरी निकाला जाता है। कहाँ पे, मिजोरम में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, माउंट एवरेस्ट नीचे दिए गए किस देश का भाग है। तो माउंट एवरेस्ट जो कहाँ पे है, नेपाल, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी इसका जो है हाइट भी पूछा जाता है, तो 8848.86 आ जाता है। कभी कभी यदि 8850 भी आप लोगों को दिखे तो आप लोग इसे भी टिक कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों
में उस परिवर्तन को पहचाने जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है। मतलब कि फिर से वह चीज़, मतलब एक बार नया चीज़ बना, फिर उस नए चीज़ को फिर पुराने चीज़ में हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का परत बनना, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का परत बनना फिर इसको हम लोग उत्क्रमित नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे है मोम के बारे में दिया गया है, तो मोम के बारे में दिया गया है तो इस तरह से मोम होता है, यहाँ पे इसका लो होता है, क्या जल रहा है मोम, तो जल रहा है तो यहाँ पे मोम का पिघल, जब मोम जलता है तो इस तरह से मोम क्या होता है, नीचे इस तरह से ऐसे ऐसे पिघल के, मतलब कि ऐसे मोम यहाँ पे जमा होने लगता है। तो मोम ऐसे पिघल के क्या होता है, जमा होने लगता है। तो फिर इस मोम को हम फिर एक नया मोम क्या कर सकते हैं, पिघला हुआ मोम को हम बना सकते हैं। तो इस तरह से इस परिवर्तन को हम लोग की क्या कर सकते हैं, उत्क्रमित कर सकते हैं। तो आपका मोम का पिघलना आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। और सब जैसे ऑप्शन था गाय के गोबर के से बायोगैस का बनाना, फिर हम लोग क्या करेंगे, गाय के गोबर से यदि बायोगैस बना लिए तो फिर बायोगैस से हम लोग गोबर क्या कर सकेंगे, नहीं बना पाएंगे। दूध से पनीर बनना, दूध से एक बार हम लोग यदि पनीर बना लेते हैं तो फिर पनीर से हम लोग दूध नहीं बना सकते हैं। लेकिन जो आपका है मोम का पिघलना, मोम का जो पिघलता है, जैसे अभी मोम का पिघल गया, फिर उस पिघला हुआ मोम को हम लोग मोम बना सकते हैं, उसे हम लोग जलाने में यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, वृक्षों या पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले नीचे दिए कुछ विशिष्ट लक्षणों पर विचार कीजिए। तो वृक्ष के बारे में यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि क्या सही है क्या गलत है, उसी में आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे है क्या, वृक्ष की लटकती शाखा जैसी दिखाई देने वाली, वास्तव में उसकी शाखाएं नहीं जड़ें होती है। ये जो है एक बरगद वृक्ष के बारे में लक्षण बताया है कि बरगद वृक्ष का जो है लक्षण क्या होता है। तो वृक्ष की लटकती शाखा जैसी दिखाई देने वाली, वास्तव में उसकी शाखा नहीं जड़ें होती है। तो बिल्कुल ही यहाँ पे जो है आपका सही बोल रहा है। इस तरह से मतलब कि बरगद वृक्ष की खासियत होती है। उसके बाद है, जड़ों की लंबाई वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। जो जड़ों की जो लंबाई होती है वो वृक्षों की लंबाई से क्या 30 गुनी होती है, ये गलत बात है, ये नहीं होगा। उसके बाद है आपका क्या, सी नंबर, जड़ों द्वारा वृक्ष को मजबूत खंभों की भांति सहारा देता है। ये सही बात है आपका, बिल्कुल ही सहारा देता है। उसके बाद है आपका अगला, लटकती जड़ों द्वारा खाद्य सामग्री का भंडारण करना। ये मतलब कि उतना सेटिंग नहीं है, लेकिन आपका जो है ई नंबर, लटकती जड़ें का बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चला जाना, ई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ए और सी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, किसी विद्यार्थी द्वारा दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आया हूँ वह एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंडा अधिक होती है तो हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। तो हमारे घर पत्थर तथा लकड़ी से बनते हैं। तो यह छात्र कहाँ से आई है। तो इस छात्र के बारे में बताना है कि यह छात्र कहाँ पे है। अभी वह जगह के बारे में काफ़ी ज़्यादा मेंशन कर रहा है कि मैं जिस जगह से आई हूँ वह एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंडा अधिक होती है तो धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर तथा लकड़ी से बनते हैं। ये कहाँ पे है, तो मनाली हिमाचल प्रदेश, आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 मनाली हिमाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है आपका, आपकी मित्र कमज़ोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती है, उनके उभरने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है। तो आपका जो मित्र है वह दांत और हड्डियों से क्या है, मतलब कि जो दांत और हड्डी है वो उसके कारण जो अस्वस्थ रहती है। कमज़ोर दांत और हड्डी के कारण वह क्या रहती है, अस्वस्थ रहती है। तो उसका भरपाई करने के लिए यह सारा चीज़ ठीक हो जाए, इसके लिए उसे क्या चीज़ खाना चाहिए। तो उसे दूध, सब्जी, पालक, फल, इस सारी चीज़ों का उसको क्या सेवन करना पड़ेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, मधुमक्खी के छत्तों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको बताना है कि मधुमक्खी के बारे में क्या सही है क्या गलत है। तो प्रत्येक छत्ते में बहुत सी रानी मक्खियाँ होती है जो अंडे देती है। तो प्रत्येक छत्ते में बहुत से रानी मक्खियाँ होती है, अंडे देती है, ये बिल्कुल ही गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। प्रत्येक छत्ते में कुछ ही रानी मक्खी होती है, लेकिन यहाँ पे बहुत सी रानी मक्खी दे दिया इसीलिए गलत है। प्रत्येक छत्ते में कुछ ही नर मक्खियाँ होती है, तो ये बात जो है बिल्कुल आपका जो है सही है। प्रत्येक छत्ते में जो है कुछ ही नर मक्खियाँ होती है। उसके बाद है छत्ते में बहुत सारी
छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती है जो शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करती है। तो इस तरह से सी नंबर बिल्कुल ही सही बात है कि छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती, बिल्कुल राइट बात है। उसके बाद डी में देखते हैं, यदि काम करने वाली मक्खियाँ ना हो तो छत्ता और शहद नहीं बन सकते। ये भी बात सही है। अगर काम करने वाली मधुमक्खी नहीं होगा तो वहाँ पे निश्चित तौर पे जो है शहद भी नहीं बनेगा और छत्ता भी नहीं बनेगा। उसके बाद है नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वह रस वाले फूलों को खोजने में सहायता करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये रस वाले फूलों की खोजने में सहायता करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे पूछा जा रहा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो है बी, सी और डी, बी, सी और डी आपका बिल्कुल किस में देख रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी, सी और डी। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दी गई उस विशेषताओं को चुनिए जो नीचे दिए गए सभी जानवरों में पाई जाती है। तो इसमें से कौन सा ऐसा विशेषता है कि जो सभी जानवरों में पाया जाता है? जैसे कछुआ है, अजगर है, बाज है, छिपकली है, शहद की मक्खी है। तो ये सारे में जो है कछुआ भी आपका जो है अंडा देता है, अजगर भी अंडा देता है, बाज भी अंडा देता है, छिपकली भी अंडा देता है और शहद की मक्खी भी आपका अंडा देता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सारे जीव जो है इसमें क्या होते हैं? अंडा देते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, केचुआ के बारे में दिया गया है, उसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। ये ज़मीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। ये मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से मृदा उपजाऊ बनती है, ये भी बात सही है। ये अपशिष्टों को कंपोस्ट में परिवर्तित कर देते हैं, ये भी बात क्या है? सही बात है। ये जिस कंपोस्ट से बनाते हैं वह फैक्ट्री में उर्वरक से महंगा होती, बिल्कुल गलत बात है। उर्वरक से सस्ता ही होता है जो मतलब कि केचुए से जो खाद्य बनाया जाता है। रसायन कीटनाशी का छिड़काव केचुए को प्रभावित नहीं करता, बिल्कुल ही गलत बात है। आजकल जो है केचुओं की बहुत ज़्यादा कमी आ रही है, जिसका मेन कारण है क्या? खेतों में जो है रसायनों का जो छिड़काव किया जाता है जिसके कारण जो केचुओं की कमी आती है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? कोई प्रभाव नहीं डालता, इसलिए गलत हो जाएगा। तो ए, बी और सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए कि किस में है ए, बी, सी। तो ऑप्शन नंबर 3 में, तो ए, बी, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रकृति किसके कारण है? तो प्राथमिक स्तर पर जो है पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित होने का मतलब कि क्या कारण है? जब बाल केंद्रित है तो उसका बाल केंद्रित में क्या होता है? तो बाल केंद्रित में कोई भी सब्जेक्ट जो है गतिविधि पर आधारित होता है, पाठ्य पुस्तक आधारित नहीं, ये गलत है। सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय की भागीदारी, तो आपका ए और डी। तो ए और डी, जब भी कोई भी मतलब कि बाल केंद्रित सब्जेक्ट होता है तो उसमें क्या होता है कि गतिविधि पर आधारित होता है। सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय की भागीदारी होती है। तो इस तरह से यहाँ पे रटना सीखना ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक आधारित ये भी गलत हो जाएगा। तो ए और डी आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है? तो प्राथमिक जो स्तर है वहाँ पे पर्यावरण अध्ययन का स्तर मतलब कि उद्देश्य क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे ऑप्शन है, बच्चों को अपने स्वयं सीखने पर प्रतिबंधित करने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद बच्चों के पर्यावरणीय समस्या को हल करने में सक्षम बनाना, ये भी सही बात है। बच्चों को नए ज्ञान का सृजन करने के लिए संलग्न करना, ये भी सही बात है। बच्चों को ज्ञान की एक निश्चित निकाय के प्राप्तिकर्ता के रूप में व्यवहार करना, ये नहीं होगा। एक निश्चित निकाय के लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए उससे क्या करते हैं मतलब कि बच्चों को ज्ञान दिया जाता है पर्यावरण अध्ययन के बारे में। तो इस तरह से आपका ए, बी और सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताना है कि पर्यावरण अध्ययन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पर्यावरण अध्ययन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा और मुद्दों को एकीकृत करता है, ये बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 1 पर्यावरण अध्ययन क्या है? तो पर्यावरण अध्ययन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा और मुद्दों का एकीकृत करता, सारे सब्जेक्टों को एक जगह हम लोगों को क्या करते हैं, एकत्रित करके पढ़ाया जाता। तो अगला क्वेश्चन है आपका, डैश प्राथमिक स्तर पर ईवीएस एक सीखने के लिए चुनौती है। तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए क्या चुनौती है? तो आप लोगों को बताना ऑप्शन 1 में है रटना सीखना,
सम्मित आधारित सीखने का स्तर, अवधारणाओं का विवरण, बच्चों के लिए अपने ज्ञान का निर्माण करने के लिए अवसर देना। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर चौथा जो है बच्चों को अपने लिए, बच्चों को खुद के लिए ज्ञान का निर्माण करने के लिए अवसर देना, ये जो है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस एक सीखने के लिए एक चुनौती है। तो इस तरह से आप लोग ऑप्शन नंबर 4 इसे टिक करेंगे, बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, ईवीएस की सार्थक सीख दी जाती है। ईवीएस की सार्थक सीख दी जाती है, तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ईवीएस सामग्री को विषयगत रूप से आयोजित करके, वास्तविक संवाद और वृत्तांत के द्वारा, प्रयोग के द्वारा, विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तर का मौखिक मूल्यांकन। तो आपका ऊपर से ए, बी और सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए, बी, सी यानी कि चौथा आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ईवीएस के संबंध में प्रासंगिकता का मतलब क्या है। ईवीएस के संबंध में आपको बताना है प्रासंगिकता का क्या महत्व है, तो आप लोगों को बताना है। ईवीएस को सरल से जटिल तक सीखना, ज्ञात से अज्ञात की ओर ईवीएस सीखना, उदाहरणों के माध्यम से सीखना, ईवीएस सामग्री को वास्तविक जीवन परिस्थितियों और विद्यार्थियों को तत्काल अवधारणाओं से जोड़कर सीखना, ये आपका एक प्रासंगिक है। मतलब कि ईवीएस की जो संबंध होती है, ईवीएस की जो कक्षा होती है, इसमें जो हमेशा जो वास्तविक जीवन की स्थितियाँ और विद्यार्थियों की जो तत्काल वातावरण होता है उसको जोड़ करके पढ़ाना पड़ता है, ये बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, भोजन विषय के मुद्दे विद्यार्थियों के लिए सार्थक और प्रमाणिक हो सकते हैं। भोजन विषय के मुद्दे विद्यार्थियों के लिए सार्थक और प्रमाणिक हो सकता है, किस प्रकार। तो मुद्दे के इर्द गिर्द समूह कार्य और चर्चा आयोजित की जाती है। तो मुद्दे के इर्द गिर्द समूह कार्य और चर्चा आयोजित की जाती है, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ईवीएस एक सीखने के लिए सबसे अच्छा संसाधन कौन सा है। तो ईवीएस सीखने के लिए सबसे अच्छा संसाधन है क्षेत्र भ्रमण का आयोजन। जितना हम लोग क्षेत्र भ्रमण करेंगे उतना ईवीएस के बारे में हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा सीखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जल थीम से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। तो जल थीम जो है उसके जो प्रभावित मुद्दे हैं उसको हम लोग कैसे सीख सकते हैं, रोल प्ले आयोजित किए जाते हैं, ये भी सही बात है। बच्चों के बीच वास्तविक संवाद को प्रोत्साहित किया जाता है, सही बात है। संरक्षित क्षेत्र भ्रमण आयोजित किया जाता है, बच्चों के लिए निबंध लिखने, ये गलत बात है। तो ऊपर से ए, बी और सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक घटनाएँ होती है क्योंकि वे सीखने से समृद्ध होते हैं, वे बच्चों के लिए प्रासंगिक वातावरण प्रदान करते हैं, वे पहले की परिचित घटनाओं को फिर देखने का अवसर प्रदान करता है, शिक्षक आसानी से ईवीएस विषय के आसपास शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन कर सकते हैं आसानी से, ये गलत बात है। लेकिन जो है और जो ऊपर से 1, 2 और 3 जो है वे पहले परिचित घटना, पहले हम लोग उसके बारे में सीखते हैं, उसके बारे में हम लोगों को शिक्षक के द्वारा बताया जाता, फिर उस चीज़ को हम लोग को देखने का मौका मिलता, ये सही बात है। ये बच्चे के लिए प्रासंगिक वातावरण प्रदान करते, सही बात है। ये सीखने के लिए समृद्ध स्रोत है, ये भी सही बात। तो ए, बी और सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, सीखने में सुधार पर आकलन का बिंदु है। तो सीखने में सुधार पर आकलन का क्या बिंदु है, तो आपको बताना है कि सीखने के रूप में आकलन या सीखने के लिए आकलन। तो सीखने में सुधार, सीखने में सुधार का मतलब हुआ क्या, सीखने के लिए आकलन, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ईवीएस में सहपाठी आकलन है। तो ईवीएस में जो है सहपाठी आकलन का क्या मतलब है, तो आप लोगों को क्या करना है, बताना है कि ईवीएस में जो है सहपाठी आकलन का क्या मतलब है। तो पहला ऑप्शन है आपका सीखने के रूप में आकलन। उसके बाद है अगला आपका है सीखने के बारे में आकलन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका सीखने का आकलन, सीखने के परिणामों का आकलन। तो इसमें से आपको बताना कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका क्या, सीखने के रूप में आकलन। तो सीखने के रूप में आकलन ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ईवीएस में सहपाठी आकलन का मतलब हो गया क्या, सीखने के रूप में आकलन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एक ईवीएस शिक्षक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो न केवल सबसे अच्छा बल्कि एक समय में बच्चे के सभी प्रकार के कार्य या गतिविधि को एकत्रित करता है और शिक्षक
उपयोग कर रहा, तो शिक्षक किस चीज़ का उपयोग कर रहा है, तो पोर्टफोलियो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता जो न केवल सबसे अच्छा बल्कि एक समय में बच्चों के सभी प्रकार के मतलब कि मूर्त चीज़ों का जो है उसमें ऐसा मतलब कि पोर्टफोलियो जो होता है उसमें मूर्त चीज़ों को जो है बच्चे को गतिविधियों के माध्यम से क्या करते हैं, बताने में सहायता करते हैं। तो इस तरह का एक उपकरण होता है जिसमें बच्चे आसानी से सीख लेते हैं। तो शिक्षक किस चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं, तो शिक्षक जो है पोर्टफोलियो का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग आज जो है ईवीएस के टोटल 30 क्वेश्चन कवर किए। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को एक बार लाइक कर दे और अपने फ्रेंडों को ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।